आज हम जानेंगे कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का तीसरा अध्याय लोकतंत्र एवं विविधता। इस लेसन को जानने के लिए 4 टॉपिक हैं, जिसे जानने के बाद हम इस लेसन को समझ पाएंगे। बहुत ही इजी लेसन है ये, बहुत ही आसान लेसन है और सिर्फ तर्क के माध्यम से इस लेसन को जानने की हम कोशिश करेंगे। कम क्वेश्चंस बनते हैं इससे, बहुत ही कम क्वेश्चंस बनते हैं इस लेसन से। अगर हम बात करें इस लेसन की, तो जैसा कि नाम है लोकतंत्र एवं विविधता, इन दोनों शब्दों का अपना अर्थ है। लोकतंत्र तभी हम कह सकते हैं किसी भी देश में जब वहां पर सारे विविधताओं का समावेश हो। अलग धर्म के लोग, अलग जाति के लोग, अलग संप्रदाय के लोग एक साथ निवास करते हो और एक ही संविधान के नियमों को मानते हो, कानूनों को मानते हो। ऐसे स्थान को हम लोकतांत्रिक स्थान कह सकते हैं, ऐसे देश को हम लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं। अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ है लोगों के द्वारा शासन। अगर किताबी लैंग्वेज में हम जाएं तो हम कहते हैं टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, मीन्स लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों का। इस प्रकार की जो सरकार है इसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा तंत्र, ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों के द्वारा कायम की गई हो, जहां का प्रधान लोगों के द्वारा चुना गया हो, ऐसे देश को लोकतांत्रिक देश हम कहते हैं। जहां पर लोगों को अब हर प्रकार का अधिकार हो, चाहे वो समता का हो, समानता, शिक्षा हम कह सकते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी हो, धर्म, किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी हो, शोषण के विरुद्ध हम आवाज उठा सके उसकी आजादी हो। ऐसे देश को लोकतांत्रिक देश कहा जा सकता है। ऐसे नियमों को लोकतांत्रिक नियम हम कहते हैं। तो इस लेसन में हम जानेंगे लोकतंत्र और विविधता के बारे में और जानेंगे कि किस प्रकार से विविधता के कारण मनमुटाव उत्पन्न होता है। ऐसे देश में जहां लोकतंत्र कायम है लेकिन फिर भी जब असमानता जैसे शब्दों का आना होता है उस देश में, तो किस प्रकार से लोग अपने सुरक्षा की मांग के लिए, अपने अधिकारों की मांग के लिए आवाज उठाते हैं। हम जानेंगे इस लेसन में। 4 टॉपिक है। सबसे पहले लोकतंत्र का क्या अर्थ है, इसे जानना जरूरी है। इसके अलावा लोकतंत्र में असमानता किस प्रकार से व्याप्त होती है और उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। आपके बुक के ओलंपिक गेम्स 1968 में मैक्सिको में जो ओलंपिक गेम्स हुआ था, उसमें एक वाकया ऐसा घटा कि दुनिया की नजर जो है पड़ी उन देशों पर या ऐसे देश पर जो कहने के लिए तो लोकतंत्र है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं। तो उस एग्जाम्पल को जानेंगे हम। फिर हम जानेंगे सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। इसके अलावा हमें जानना है टकराव एवं इसके आयाम, कौन कौन से आयाम है जिसकी वजह से भेदभाव उत्पन्न होता है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भेदभाव उत्पन्न होता है और उसको कैसे सुलझाया जा सकता है। तो इस प्रकार से बड़ा एक छोटा सा आपका जो है लेसन है ये, और इसको जानकर, इसको थ्योरेटिकली, इसको लेक्चर के थ्रू जो है जानकर इसे खत्म करेंगे हम। तो शुरू करते हैं पहला टॉपिक लोकतंत्र से। इस लेसन का जो फर्स्ट टॉपिक है लोकतंत्र, यहाँ मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। लोकतंत्र, अगर इस शब्द का अगर हम संक्षेप करें तो लोक और तंत्र, अगर लोक की बात करें तो इसका अर्थ होता है लोग या नागरिक। किसी भी देश में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें उस देश का नागरिक कहा जाता है, जिन्हें हर प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। तो लोग या नागरिक, और तंत्र का अर्थ होता है शासन, अर्थात नागरिकों का शासन। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जो नागरिकों का है, जो नागरिकों के द्वारा बनाया गया है और जो नागरिकों के लिए होता है, इस प्रकार के शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की अगर हम बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें, तो यहाँ पर हमें अधिकारों के बारे में पता चलता है। ऐसे अधिकार जो इस देश में नागरिक, जो इस देश में हमें नागरिक कहलाने लायक बना सके। हम अपने आप को गौरव से गौरवान्वित होकर एक देश का नागरिक कह
सके, इसलिए हमें कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। इन मौलिक अधिकारों में समानता या फिर शोषण के विरुद्ध, या फिर हम कह सकते हैं शिक्षा का अधिकार, धर्म, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार, ये सब सारी सुविधाएं एक नागरिक को जो है दी जाती है, जिसके लिए वो हमेशा मांग कर सकते हैं। मांग करने की हम कह सकते हैं कि आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो प्रदान ही किया जाता है। ऐसे देश में जहां पर लोकतंत्र है, यदि फिर भी असमानता हो तो क्या किया जाए? तो क्या अपने लोकतंत्र के लिए या अपने अधिकारों के लिए मांग उठाना जरूरी है? एक देश के नागरिक होने के नाते हमें हर प्रकार के अधिकार प्राप्त होने चाहिए, हर प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, चाहे मैं किसी भी वर्ग से संबंधित हूँ, चाहे मैं किसी भी धर्म से संबंधित हूँ या किसी भी जाति से संबंधित हूँ। लेकिन फिर भी लोकतंत्र कहलाने के बावजूद भी, अधिकारों के मिलने के बावजूद भी हमें समानता नहीं मिल पाता है, जिसका उदाहरण जो है आपको नेक्स्ट टॉपिक में देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम सिर्फ लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों के द्वारा शासन, या ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो, ऐसे शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरे टॉपिक में जो आपका टाइटल है लोकतंत्र में असमानता। पहले टॉपिक में हमने जाना कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है, किस प्रकार से लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, लोगों के लिए शासन व्यवस्था को बनाया जाता है, उस शासन व्यवस्था में किस प्रकार से लोगों को उनके अधिकार मिलते हैं, उसे कहा जाता है लोकतंत्र। लेकिन इन अधिकारों के मिलने के बावजूद भी अगर असमानता जैसे शब्द उत्पन्न हो तो क्या किया जाए? अगर असमानता नागरिकों के साथ किया जाए, भेदभाव नागरिकों के साथ किया जाए, तो क्या करे वो नागरिक? क्या उसे अपने अधिकारों के लिए विरोध करना चाहिए? क्या उसे अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए? तो हम इसी मांग को इस टॉपिक के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा वाक्य है जो 1968 में घटी थी ओलंपिक गेम्स के दौरान, मैक्सिको ओलंपिक गेम्स के दौरान अमेरिका में 1968 में मैक्सिको ओलंपिक गेम्स आयोजित किया गया, और इसी गेम्स के बाद नागरिक आंदोलन, अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई। हालांकि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1966 से लेकर 1975 तक चला, और इस गेम्स में जो विरोध किया गया था 2 खिलाड़ियों के द्वारा, वो इसी आंदोलन का प्रतीक माना जा सकता है। घटना है 200 मीटर दौड़ के बाद पुरस्कार समारोह की, और उस पुरस्कार समारोह में प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान पाने वाले अफ्रो अमेरिकन खिलाड़ी की। अफ्रो अमेरिकन का अर्थ होता है कि अफ्रीका से आए हुए ऐसे लोग, ऐसे समूह जो अमेरिका में बस गए हो, कई पीढ़ियों तक जो है बसे हो और आगे भी इसी देश में रहने का प्रयास वो कर रहे हो, अपना उपार्जन इसी देश से कर रहे हो, ऐसे अफ्रीकी लोगों को अफ्रो अमेरिकन कहा जाता है, और वो अश्वेत थे, काले लोग जिन्हें हम कहते हैं। तो उनके द्वारा ये विरोध किया गया। पहले स्थान और दूसरे स्थान पर क्रमशः टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस नामक 2 अफ्रो अमेरिकन खिलाड़ी मौजूद थे। लेकिन और उस समय राष्ट्रगान चल रहा था, पुरस्कार वितरण के दौरान राष्ट्रगान जो है किया जा रहा था अमेरिका का। लेकिन इस राष्ट्रगान में जिस तरीके से ये लोग अपने अपनी जगह पर खड़े थे, वो कहीं ना कहीं विरोध का एक प्रतीक था। बात करें टॉमी स्मिथ की और जॉन कार्लोस की, तो दोनों ने अपने जूते उतार दिए थे और सिर्फ मौजे में ही अपने स्थान में खड़े थे। टॉमी स्मिथ की बात करें तो इन्होंने एक ग्लव्स पहन रखा था ब्लैक कलर का, और अपनी मुट्ठी को बंद कर रखा था, और इस प्रकार से एक पॉस्चर अपने शरीर को इस प्रकार से खड़ा कर रखा था, जो कहीं ना कहीं विरोध को दर्शाता है। वो मुट्ठी बंद होना अश्वेत शक्ति के बारे में जो है बताया गया है, कहा गया है। उनका मुट्ठी बंद करना अश्वेत शक्ति को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जॉन कार्लोस की, तो इन्होंने एक काले मोतियों की माला पहन रखी थी, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं शोषण का प्रतीक था। हालांकि एक
ओलंपिक गेम्स में इस तरह के वाकये होने नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर भी इन दोनों के माध्यम से जो है बताया गया कि किस प्रकार से अमेरिका आज भी अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव करता है। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अपने पूरे समुदाय के बारे में सोचा, उन्होंने अपने देश के नागरिकों के बारे में सोचा, जो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और हमें हर प्रकार का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने बताया कि अधिकार मिलना ही काफी नहीं होता है, उनका प्रयोग भी करना चाहिए। इन दोनों को सहयोग दिया ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पीटर नॉर्मन ने, और उन्होंने अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का एक बिल्ला लगा रखा था, जो ये प्रतीक था कि ये इन दोनों खिलाड़ियों के साथ हैं। ये भी अश्वेत लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है विश्व में या अमेरिका में, उसके खिलाफ है। ये भी नस्लवादी आंदोलन का हिस्सा है। बाद में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा इसे एक अमानवीय या हम कह सकते हैं इसे एक ओलंपिक भावना के विरुद्ध मानकर इन दोनों से इनका पदक वापस ले लिया गया। ऐसा नहीं है कि इसका भुगतान सिर्फ इन दोनों खिलाड़ियों को करना पड़ा। नॉर्मन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले नेक्स्ट अगले ओलंपिक गेम्स में उन्हें हिस्सा लेने नहीं दिया गया, जो कहीं ना कहीं बताता है कि किस प्रकार से रेसिज्म किया जाता था उस समय नस्ली लोगों के साथ, हम कह सकते हैं काले लोगों के साथ। बाद में जब मानवाधिकार आंदोलन समाप्त हुआ और अमेरिका में भी लोगों को, अलग नस्ल के लोगों को अधिकार मिलने लगा, फिर जाकर सैनहॉर्स यूनिवर्सिटी में टॉमी स्मिथ और जॉन कार्डोस इन दोनों की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया एक प्रतीक के रूप में, जिन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने समूह के लिए, काले लोगों के लिए एक ऐसे जगह पर विरोध किया था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कहा जा सकता है। क्योंकि ओलंपिक गेम्स में अलग अलग देश के जो है खिलाड़ी भाग लेते हैं, अलग अलग देश देखते हैं उस गेम्स को। ऐसी स्थिति में जो है अपने देश में होने वाले नस्लवाद को बताना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, और दुनिया को इस, हम कह सकते हैं कि इस भेदभाव की तरफ आकर्षित करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका था। 2006 में जब पीटर नॉर्मन की मृत्यु हुई तो कंधा देने वाले में टॉमी स्मिथ और जॉन कार्डोस भी शामिल थे। ये प्रतीक है कि किस प्रकार से उनके द्वारा किए गए उस सहयोग को बुलाया गया और किस प्रकार से ये बताने की कोशिश की इन तीनों ने कि नस्लवाद सिर्फ एक देश या एक समाज में होने वाले भेदभाव नहीं है, ये तो संपूर्ण विश्व का मामला है, एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है जिस पर सरकारों को, अपने अपने देश की सरकारों को ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में भी असमानताएं पाई जाती हैं, उसका एक उदाहरण आपको बताने की कोशिश की गई है। अब हम जानेंगे कि इस प्रकार की विविधता या इस प्रकार की असमानता उत्पन्न कैसे होती है। तो आइए हम जानते हैं तीसरे टॉपिक से और जानेंगे कि उसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है। तीसरा टॉपिक है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। जैसा कि मैंने यहाँ पे 5 कारण ऐसे लिखे हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि समाज में भेदभाव उत्पन्न होता है। मुझे इसे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें 5वीं 6वीं क्लास या 7वीं क्लास या 8वीं क्लास, इन सब की बात करें तो हम शुरुआत से ही अपने अधिकारों के बारे में पढ़ते आए हैं। हम जानते हैं कि किस आधार पर समाज में जाति का विभाजन होता है। हम जानते हैं कि किस प्रकार से वर्ग को विभाजित किया जाता है, अमीरी और गरीबी जैसे शब्द कैसे उत्पन्न होते हैं। तो मुझे इतना डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताने की बात की जाए तो सबसे पहला है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति में जन्म के आधार पर। पहले के जमाने में भी या पहले के समय में जब वेद पुराणों का समय था, उपनिषदों का समय था, उस समय अलग अलग जो है कार्यों के आधार पर या जन्मों के आधार पर लोगों का विभाजन किया जाता था, उनमें भेदभाव किया जाता था, या हम कह सकते हैं उनमें समाज में भेदभाव उत्पन्न होती थी उस समय भी। जैसे अगर हम बात करें
शूद्र, इनमें कार्यों को बांटकर और फिर इनमें भेदभाव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इनके कार्यों को बांटकर समाज में ये बताने की कोशिश की गई है कि समाज में ये 4 अलग अलग दिशा हैं। दिशा कहने का अर्थ है कि ये 4 अलग अलग जो है वर्ग, जिनके अपने अपने कार्य हैं और इन्हीं चारों वर्गों के आधार पर समाज चलेगा। कोई किसी के का कार्य नहीं कर सकता है, न ब्राह्मण क्षत्रिय का काम कर सकता है, न क्षत्रिय ब्राह्मणों वाला काम कर सकता है, न वैश्य शूद्रों वाला और न शूद्र वैश्यों वाला। तो कार्यों के आधार पर भी बांटा गया, जन्म के आधार पर। आप जिस जाति में जन्म लेते हो, आप जिस वर्ण में जन्म लेते हो, कोई शिशु जिस वर्ण में जन्म लेता है वो उसी वर्ण का कहलाता है, कोई शिशु जिस जाति में जन्म लेता है वो उसी जाति का कहलाता है। तो ये हमने बनाया है ये चीज, और बच्चा जन्म लेने के बाद जिस जाति में जन्म लेता है हम उसे उसी जाति का मान लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करें वर्ग के आधार पर, तो अमीर और गरीब जैसे शब्द, जिसके पास ज्यादा संपत्ति है वो उनका अपना एक अलग वर्ग है, वो अमीर वर्ग कहलाते हैं, और जिनके पास कम संपत्ति है और उनके पास अपने उपार्जन के लिए कम सुविधाएं प्राप्त है उन्हें, या संसाधन कम है उनके पास, तो उन्हें गरीब कहा जाता है। तो हमने अमीर और गरीब के आधार पर भी 2 प्रकार का जो विभाजन हमने अपने समाज में कर रखा है। इसके अलावा अगर बात करें लिंग के आधार पर, तो पुरुष और स्त्री इन 2 भागों में बांट दिया है। कुछ ऐसे कार्य जो सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। हालांकि आज के समय में पुरुष और स्त्रियां दोनों कंधे से कंधा मिलाकर, दोनों कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रहे हैं और हमारे समाज को, हमारे देश को एक अलग ही ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी आज भी अगर ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो इस प्रकार के भेदभाव पाए जाते हैं कि स्त्रियों के साथ अलग रूप से व्यवहार किया जाता है और पुरुषों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। बात करें धर्म और जाति के आधार पर, तो धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहने के लिए हम 4 धर्म का नाम लेते हैं, लेकिन कई सारे धर्म हैं हमारे यहाँ, और इस धर्म में भी मानने वाले अलग अलग लोग हैं। मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिमों में बेसरिया और बासरिया, पैगंबर मोहम्मद की बातों को मानने वाले और पैगंबर मोहम्मद की कृतियों को नहीं मानने वाले। धर्म में भी 2 प्रकार के विभाजन है। अगर हम बात करें हिंदुओं में, तो हिंदुओं में भी जो है कोई मूर्ति पूजा को मानता है, कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, तो सगुण और निर्गुण कहा जाता है इसे। तो हमारे धर्म में भी 2 तरह के जो है भागों में बांटा गया है, और इस प्रकार से भेदभाव शुरू होता है, इस प्रकार से असमानताएं शुरू होती है और टकराव शुरू होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नस्ल के आधार पर, तो काले और गोरे का जो भेदभाव जो अमेरिका में देखने को मिला आपको, जिसका एग्जाम्पल हमने दूसरे टॉपिक में जाना था कि किस प्रकार से नस्लवादी भेदभाव किया जाता था, किस प्रकार से गोरे लोगों को ज़्यादा अधिकार दिया जाता था और काले लोगों को कम अधिकार दिया जाता था। तो ये कुछ ऐसे आधार हैं जिस पर हम सामाजिक भेदभाव को जन्म देते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होता है, लेकिन इसको मिटाने का भी तरीका है। विरोधों के माध्यम से भी हम इसे उजागर करने की कोशिश करते हैं, इसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। सरकार को इस ओर आकर्षित करके, सरकार का ध्यान इस ओर लाकर भी हम इस भेदभाव को खत्म कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम इन भेदभावों को खत्म कर सकते हैं, इनकी उत्पत्ति को हम रोक सकते हैं। तो हम उन्हीं खत्म करने के तरीकों को, भेदभाव जो उत्पन्न होता है उनके कारणों और तरीकों को जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, चौथा टॉपिक, और उसके बाद आपका लेसन जो है वो खत्म हो जाएगा। चौथा टॉपिक है सामाजिक भेद के आयाम। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हम 3 कारणों से जानेंगे और उनके एग्जाम्पल्स के जानेंगे कि उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, या फिर उन मांगों को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने आपके बुक का ही लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले आयाम की अगर हम बात करें सामाजिक भेद की, तो लोगों की पहचान के प्रति आग्रह। अब इस जो है शब्द का क्या अर्थ है, लोगों की पहचान के प्रति आग्रह, ये जो स्टेटमेंट है उसका क्या अर्थ है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, अपने देश की बात करूं, एक नागरिक होने के नाते मैं अगर इस देश का नागरिक हूं, इस नाते मुझे कई सारे अधिकार प्राप्त हैं और मेरी तरह और लोगों को भी वही अधिकार प्राप्त है।
गुजराती हूं, मैं मराठी हूं, ये कहना और मैं इस देश का नागरिक हूं, इन दोनों स्टेटमेंट में काफी जो है असमानता है। अगर मैं अपने आप को एक किसी एक स्टेट का कहता हूं, मैं गुजराती या मराठी कहता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को दूसरे लोगों से अलग करने की कोशिश कर रहा हूं, अलग दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अपने आप को विशिष्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन यदि मैं इसी स्टेटमेंट को बदल दूं और ये कहूं कि मैं इस देश का नागरिक हूं, तो कहने का अर्थ है कि मैं जो है संपूर्ण मानवता के साथ हूं, मैं संपूर्ण नागरिकों के साथ हूं, मैं उसी प्रकार वैल्यूएबल हूं इस देश में, उसी प्रकार मैं महत्वपूर्ण एक योगदान निभा रहा हूं इस देश में, जैसा कि बाकी दूसरे लोग निभा रहे हैं। तो ये जो सोच है अपने आप को विशिष्ट दिखाने की, ये कहीं ना कहीं भेदभाव को उत्पन्न करता है। भारत में इसी प्रकार से भेदभाव किया जाता है, स्टेट वाइज भी लोग अपने आप को विशिष्ट बताने की कोशिश करते हैं, तो और जिस वजह से भेदभाव उत्पन्न होता है। बात करते हैं दूसरे आयाम की, किसी समुदाय द्वारा की गई मांग को राजनीतिक दल किस रूप में ले रहा है। सवाल इस आयाम को समझने की कोशिश करें कि किसी समुदाय द्वारा की गई मांग को राजनीतिक दल किस रूप में ले रहा है। इसका एग्जांपल मैंने श्रीलंका से लिया है, सिंगली और तमिल्स। आजादी के बाद तमिलियंस की ये मांग थी कि सरकार में उनकी भागीदारी भी होनी चाहिए और आधी भागीदारी होनी चाहिए जितना कि सिंगलियों का है। लेकिन सिंगलियों की ये सोच कि अगर तमिलियंस को उतनी भागीदारी दी गई या आधी भागीदारी दी गई, तो फिर हम जो बहुसंख्यक हैं, हम कहीं ना कहीं हमारा अधिकार कमजोर पड़ जाएगा और इनके अधिकार जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, या ये अल्पसंख्यक हैं, इन्हें इतना अधिकार देना उचित नहीं है या नहीं देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी अलगाववाद शुरू होता है, ऐसी स्थिति में भी असमानता शुरू होती है, क्योंकि देश इन दोनों जातियों के माध्यम से चलने वाला है, ना कि सिंगली से और ना ही तमिलियन से। तो कहीं ना कहीं सरकार में जो हिस्सेदारी है वो दोनों की समान होनी चाहिए या हर जाति का समान होना चाहिए। तो आज की जो राजनीतिक दल है वो मांगे गए अधिकार या किसी समुदाय द्वारा जो मांग की जाती है उनको किस रूप में ले रहे हैं, इससे भी असमानता और समानता जैसे शब्दों के बारे में पता चलता है। अगर मांगे गए मांगों को पूरा कर दिया जाए राजनीतिक दलों द्वारा, इसका मतलब है कि हमें समानता के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। लेकिन अगर किसी दल द्वारा, किसी समुदाय द्वारा किसी चीज की मांग की जा रही हो और उसको पूरा ना किया जाए, इसका अर्थ है कि असमानता जैसे शब्द आज भी व्याप्त है, असमानता के दृष्टिकोण से उन्हें देखा जा रहा है। तो ये दूसरा आयाम है जिसकी वजह से समाज में भेदभाव उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं सरकार का रुख, कि सरकार ने तो एक दूसरे टॉपिक में तो सरकार ने सोचा या फिर सरकार ने उस मांग को किस रूप में लिया ये बताने की कोशिश की है, लेकिन अब सरकार के द्वारा कौन से कार्य किए गए इसके बारे में जानेंगे हम। ये तीसरा आयाम है सरकार का रुख, और इसका एग्जांपल मैंने लिया है बेल्जियम से। बेल्जियम में हम जानते हैं कि भाषाई विवाद थी, फ्रेंच, जर्मन और डच भाषी लोग सरकार में अपनी अपनी साझेदारी चाहते थे और एक समान साझेदारी चाहते थे। लेकिन सरकार ने, बेल्जियम की सरकार ने क्या किया कि 3 अलग अलग तरह के राजनीतिक जो है अंगों को बनाकर, स्तरों को बनाकर सरकार बनाया और सबकी भागीदारी को सुनिश्चित किया। ऐसे में अलगाववाद देखने को नहीं मिला, ऐसे में किसी भी प्रकार का आंदोलन देखने को नहीं मिला, ऐसे में किसी भी प्रकार का भेदभाव देखने को नहीं मिला। तो बेल्जियम के द्वारा किए गए ये कार्य या बेल्जियम सरकार का ये रुख भी तय करता है, या किसी भी देश की सरकार का इस प्रकार का रुख ये तय करता है कि क्या असमानता है या असमानता को मिटाया गया है। तो इस प्रकार से ये 3 आयाम हैं जिन आयामों के माध्यम से सामाजिक भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और की जाती रहेगी आगे के समय में भी। तो ये लेसन जो है आपका 3rd लोकतंत्र एवं विविधता, ये कंप्लीट होता है। और हालांकि कम क्वेश्चंस हैं इससे, तो कुछ खास क्वेश्चंस बनते नहीं है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि सामाजिक भेद
समाज में किस प्रकार से भेदभाव उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आपका थर्ड टॉपिक, थर्ड लेसन जो कंप्लीट होता है।